हेलो एवरीवन। ड्यू ने अपने सभी पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आपको ड्यू के रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि जिसको हम CSAS पोर्टल बोलते हैं, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, उस पर आपको किस तरह से रजिस्टर करना है, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, क्या आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है एडमिशन का, वो सारी डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो देखो, एडमिशन के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है admission.uod.ac.in। इसी वेबसाइट से ड्यू के सारे एडमिशन्स होते हैं, चाहे यूजी के हों, पीजी के हों, पीएचडी के हों, सारे एडमिशन्स ड्यू के इसी वेबसाइट से होते हैं। इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन ऊपर ही मिल जाएंगे आपको पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन में। एक है आपका PG CSAS 2024। इस पर आप जाओगे तो आपको जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है CSAS सिस्टम का, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का, वो आपको मिल जाएगा। इसमें एडमिशन से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। उसके नीचे वाला आप लिंक देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन लिंक। इस लिंक पे आप जाओगे तो ये आपका मेन लिंक है जहाँ से आपको रजिस्टर करना है CSAS पोर्टल पे। ये लिंक है आपका pgadmission.uod.ac.in। अब देखो, इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। पहले यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको सारे देखने को मिल जाएंगी। इसमें फ़ी वगैरह आप यहाँ पे मेंशन की हुई है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर OBC या फिर EWS कैटेगरी से हो तो आपकी 250 रुपीज़ फीस आपको देनी है। अगर आप SC ST या फिर PWBD कैटेगरी से हो तो आपको 100 रुपये फीस देनी है। ये फ़ीस जो है किसके लिए? ये रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस है, ये आपकी एडमिशन फ़ीस नहीं है, ये रजिस्टर करने के लिए फ़ीस है। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स या सुपर न्यूमरी कोटा के से एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 100 रुपीज़ एडिशनल देने पड़ेंगे। इसके अलावा आप किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो जिसमें परफॉर्मेंस ऑडिशन या प्रैक्टिकल कुछ प्रोग्राम है वो, तो उसमें आपको 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप आओगे तो रजिस्टर आपको कैसे करना है? आपको अपना CUET PG का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। ध्यान रखो, डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए जो आपने CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी। ये दोनों डिटेल्स आप भरोगे, फिर यहाँ पे एक कैप्चा कोड फिल करोगे तो आप रजिस्टर कर पाओगे। रजिस्टर करने के बाद आपके ईमेल ID पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको फिल करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद आप कैप्चा कोड फिर से फिल करके आगे बढ़ोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ेंगी। इसके अलावा बाकी सारी आपको जो डिटेल्स देखनी है वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये PG एडमिशन्स के लिए, इसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। सारे जो भी आपकी क्वेरीज है उसके आंसर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फीस मैंने बता दी आपको। अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 250 रुपये, SC ST PWBD के लिए 100 रुपये। इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। पहली तो ये कि अभी फॉर्म जो है रिलीज़ हुए हैं, तो अभी आप ये कोशिश मत करो कि आप तुरंत सबसे पहले फॉर्म फिल कर दो। पहले फिर फॉर्म फिल करने में कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, तो आप 1-2 दिन रुक जाओ। हो सकता है पोर्टल में कुछ एरर्स वगैरह हो तो उसमें फॉर्म में आपकी कोई दिक्कत आ सकती है, तो 1-2 दिन का आप वेट करो। उसके बाद सारी रिसर्च आप अपनी कर लो कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सी कितनी सीट्स है वहाँ पे, ये सारी डिटेल्स की रिसर्च वगैरह जो आप आराम से कर लो। उसके बाद आप आराम से अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलेज के प्रेफरेंस भी फिल करने पड़ेंगे कि कौन से कॉलेज को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहोगे, कौन से कॉलेज को आप सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहोगे। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज आपके लिए ख़राब है। वो आप लिस्ट जो है पहले से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आप फॉर्म फिल करो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, 1-2 दिन अभी वेट कर लो, उसके बाद आप फॉर्म फिल करना। लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ना ही अभी लास्ट डेट अनाउंस हुई है, ना ही अभी ये अनाउंस हुआ है कि आपकी एलोकेशन लिस्ट जो है कब आएगी या आपके एडमिशन जो है उसके लिए सीट्स जो है कब अलोकेट की जाएंगी। उसका एक अलग से शेड्यूल आएगा जिसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि कब आपकी लास्ट डेट है, कब आपकी फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आएगी, कब सेकंड लिस्ट आएगी, कब थर्ड लिस्ट आएगी। वो सारी डिटेल्स के लिए आपका एक अलग से शेड्यूल जारी होगा, तो उसका आप वेट कर सकते हो। अभी के लिए यही है कि 2-3 दिन आप वेट करो, उसके बाद आप आराम से अपनी रिसर्च करके फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्म जो है आप कोशिश करो कि लैपटॉप से फिल करो। मोबाइल फ़ोन में हो सकता है कुछ एरर वगैरह आए, क्योंकि यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि आप इसको, ये आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही अपना फॉर्म फिल करो। इसके अलावा 3 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है। पहले तो आप अप्लाई करोगे, जो रजिस्ट्रेशन है वो करोगे, बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करोगे। फिर अपनी आप प्रेफरेंस दोगे कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, किस कॉलेज को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हो, किसको सेकंड पे, थर्ड पे, इस तरह से। इसके बाद एलोकेशन, आपकी सीट की एलोकेशन होगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और फिर आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वो सारी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। CUET का एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी CUET PG के में जो आपने डिटेल्स दी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ईमेल ID और फ़ोन नंबर आप चेंज कर सकते हो।
इसके बाद आपका प्रोफाइल सेक्शन है, इसमें बेसिक डिटेल्स आपको डालने हैं, पेरेंट्स नेम, कैटेगरी। अब देखो एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आती है, क्या हम यहाँ पे कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? मान लो आपने EWS कैटेगरी से CUT PG का एग्जाम दिया, लेकिन आपके पास UWS का सर्टिफिकेट नहीं है, या आपको लग रहा है कि आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, तो उस केस में आप जनरल कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स अब यहाँ पे अपलोड के सेक्शन में यहाँ पे आपका आएगा, तो अपलोड के सेक्शन में यहाँ पे 2 बार अपलोड आपको आएंगे। एक बार आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पहले से अपलोडेड होंगे, जो आपने CUT PG में अपलोड किए थे वही सेम वहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा 10th की मार्कशीट और आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको ध्यान रखना है। अगर आप EWS या OBC कैटेगरी से हो तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो ये आप अपलोड के सेक्शन में जाओगे, ये सारी चीज़ आप अपलोड करना। जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करोगे आपको सारी चीज़ समझ में आती रहेंगी। आप पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर रहे हो तो होपफुली आप इतना काम कर लोगे, ये सारी डिटेल्स आपकी आती रहेंगी आगे। ये सारी डिटेल्स कुछ काम का यहाँ पे रहेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, अपग्रेड और फ्रीज का। थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस आप समझो। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स फिल कर दोगे। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ जो आपकी दिक्कत आ सकती है वो सारी मैं यहाँ पे एक एक करके रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहली दिक्कत आपको ये आएगी कि हम तो अभी लास्ट ईयर में, हमारा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि लास्ट ईयर की जो मार्कशीट वगैरह या 6th सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो हमारे पास नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है? देखो, जितने भी सेमेस्टर की मार्क्स आपके आ चुके हैं, मान लो आपके 3 साल का प्रोग्राम था आपका सेमेस्टर बेस, उसमें आपके 5 सेमेस्टर के मार्क्स आपके आ चुके हैं या 4 सेमेस्टर के मार्क्स आपको आ चुके हैं, तो उतने सेमेस्टर के मार्क्स आप फिल कर दोगे। बाकी 2 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर में आप अवेटेड लिख दोगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आपके पहले ही ऑप्शन आएगा कि आपकी ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट होगी या पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डालोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं भी हुए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो लास्ट डेट दी गई है अपनी फाइनल मार्कशीट अपलोड करने का या अपनी डिग्री दिखाने का, वो है 31 अक्टूबर 2024। आपको अभी प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको ये वहाँ पर दिखाना होगा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा, अन्यथा आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 की है, उसके पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये एक डिटेल होगी कि अगर आप लास्ट ईयर में हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इसके अलावा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया। अगर आप EWS कैटेगरी से हो या फिर OBC NCL कैटेगरी से हो तो आपका जो सर्टिफिकेट की डेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए और उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे देना पड़ेगा। इन केस मान लो आपने अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपका पुराना सर्टिफिकेट है वो अभी आप अपलोड कर दो। जब आपकी सीट अलोकेट हो जाएगी उस समय जो एडमिशन ब्रांच में जो लोग होते हैं वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, या तो आपके पोर्टल में शो होगा या आपकी email ID पे वो मेल कर देंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो पुराना है, या तो आप नया सर्टिफिकेट अपलोड करो या फिर आपका उस समय एडमिशन में इशू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिनों में आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा तो या तो आप वेट कर लो, क्योंकि अभी फॉर्म ओपन हुए हैं, 1 महीने का टाइम आपको मिनिमम मिलेगा। तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो उस टाइम आप फिल कर लेना। अगर 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है तो आप पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, और जब एडमिशन का लिस्ट आएगी उस समय आप अपना नया सर्टिफिकेट वहाँ पे दे सकते हो। या फिर मान लो आपका यही भी लग रहा है कि नहीं आ पाएगा सर्टिफिकेट, तो आप नॉर्मल अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर दो, कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। अपग्रेड और फ्रीज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको DU में LLB में एडमिशन लेना है। अब LLB करने के लिए DU में 3 सेंटर होते हैं, CLC यानी कि कैंपस लॉ सेंटर, LC1 और LC2 यानी कि लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2। तो इसमें आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप किसको रखते हो, सेकंड पे किसको रखते हो, थर्ड पे किसको रखते हो। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है तीनों सेंटर में। देखो जनरली यहाँ पे टाइम का ही डिफरेंस है खाली। CLC को जनरली लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं क्योंकि ये CLC जो थोड़ा पुराना सेंटर है और इसमें CLC में सिर्फ एक शिफ्ट में क्लासेस होती हैं, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट में CLC में कोई क्लासेस नहीं होती है। जबकि LC1 और LC2 की बात करें तो ये इन दोनों की क्लासेस एक ही बिल्डिंग में होती है। हालांकि ये बिल्डिंग जो नई बिल्डिंग है उमंग भवन, और जो आपका CLC और LC1 LC2 है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये दोनों आपके नॉर्थ कैंपस में ही है और दोनों आसपास में ही लोकेटेड है। बस आपके जो LC1 और LC2 की क्लासेस होती है वो 2 शिफ्ट में होती हैं और ये नई बिल्डिंग उमंग भवन में होती है, और जो आपकी CLC की क्लासेस है वो पुरानी बिल्डिंग में ही होती हैं। अब देखो LC1 और LC2 में क्या डिफरेंस है। LC1 की जो क्लासेस होती हैं वो इवनिंग में होती हैं और LC2 की क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं। LC2 की क्लासेस आपकी होंगी मॉर्निंग में 2 बजे से लेके मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 2 बजे तक, और LC1 की क्लासेस आपकी होंगी इवनिंग में 2 बजे से लेके अप्रॉक्सीमेटली 7:30 या 8 बजे तक आपकी रात तक क्लासेस होती हैं।
तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। जनरली CLC लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। अगर आपका टाइमिंग का इशू आ रहा है तो आप LC1 या LC2 को भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हो। अब देखो क्या होगा, जब आपकी फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट आएगी तो उस केस में 3 सिनेरियो हो सकते हैं। या तो मान लो आपको इन तीनों सेंटर्स में से, ये सिर्फ मैं LLB का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बाकी कोर्सेज के लिए और भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस होगी। जैसे आप कोई नॉर्मल MA का कोर्स करोगे तो उसमें आप देखोगे आपको 30 प्रेफरेंस 25 प्रेफरेंस ऐसे आएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में MA के कोर्सेज होते हैं तो उसमें प्रेफरेंस आपकी ज़्यादा मिलेगी। LLB में सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको देकर बता रहा हूँ। तो मान लो आपने तीनों प्रेफरेंस पे रखी, CLC को आपने फर्स्ट पे रख दिया, LC1 को आपने सेकंड पे रख दिया, LC2 को आपको थर्ड पे रख दिया। तो जब आपका एलोकेशन लिस्ट आएगी तो उस समय 3 कंडीशन हो सकती है, 3 सिचुएशन हो सकती है। या तो आपका तीनों में से किसी सेंटर में एडमिशन नहीं हुआ, या तो आपका एडमिशन हो गया लेकिन आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, आपको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिल गई। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई। अब देखो, जब आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि उससे ऊपर और कुछ आपको नहीं मिल सकता। तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी सीट को फ्रीज कर दोगे, वहाँ पे आप एडमिशन ले लोगे, उसके बाद अपनी सीट को आप फ्रीज कर दोगे कि अब मुझे और किसी कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को अपनी फाइनल सीट जो है मिल चुकी है। तो ये आप कब करोगे, जब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। मान लो आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती है, सेकंड प्रेफरेंस मिलती है, थर्ड, या फिर बाकी कोर्सेज के केस में और जो नीचे प्रेफरेंस है उनमें से कोई एक प्रेफरेंस आपको मिल जाती है। तो उस केस में अगेन आपको 2 ऑप्शन होंगे, एक फ्रीज का ऑप्शन होगा, दूसरा अपग्रेड का ऑप्शन होगा। फ्रीज का ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सीट आपको मिली है वो फ्रीज हो गई, अब आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, दूसरी सीट के लिए आप अब एलिजिबल नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अगले राउंड में भी जाना चाहता हूँ और हो सकता है कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज और मिल जाए जो मेरी बेटर प्रेफरेंस है वो मुझे मिल जाए, तो उस केस में आप चूज़ करोगे अपग्रेड का ऑप्शन। इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट जब आपकी काउंसलिंग की लिस्ट आएगी तो उस केस में अगर जो प्रेफरेंस आपको मिली है उसके ऊपर वाले प्रेफरेंस अगर आपको मिल सकते हैं तो ऊपर वाली प्रेफरेंस आपको दे दी जाएगी, ऊपर वाली प्रेफरेंस आपको अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है जो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिले या ना मिले, आपको अपनी कोई भी प्रेफरेंस मिले, आपको वहाँ पे एडमिशन लेना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको थर्ड प्रेफरेंस मिली, आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लेता, अगली बार जब फर्स्ट मिलेगी तब ले लूँगा। आपको जो भी प्रेफरेंस अलॉट होती है, जो भी सीट अलॉट होती है, उस पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आप आने वाले जो राउंड्स होंगे उसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलती वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। तो ये फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन था, ये आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक आपका मिड एंट्री का भी ऑप्शन आता है। मिड एंट्री का मतलब क्या है कि मान लो अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो CSAS पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर पाता किसी कारणवश, तो उस केस में क्या होगा, 1-2 लिस्ट आने के बाद एक मिड एंट्री आती है कि जो स्टूडेंट रजिस्टर नहीं कर पाते वो अब रजिस्टर कर लो। तो उस टाइम पे आपकी जो फीस होगी वो 1000 रुपये लगेगी। अभी फीस 250 लग रही है, उस टाइम पे 1000 लगेगी। तो ये ध्यान रखना, अभी आप रजिस्टर कर लो, मिड एंट्री वगैरह का वेट आप मत करो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता नहीं लगा या जिनसे मिस हो गई डेट, उनके लिए ये है कि बाद में भी वो मिड एंट्री में आ सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड लिस्ट आने के बाद डिपेंडिंग ऑन द सीट्स ये कॉलेज जो है मिड एंट्री का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करता है। इसके अलावा स्पॉट एडमिशन की जितनी लिस्ट आ गई है उसके बाद भी कुछ सीट्स अगर बच जाती है तो उसका एडमिशन स्पॉट राउंड के थ्रू होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बाकी लिस्ट आने स्टार्ट होंगे उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। इसके डिटेल जो रूल्स है वो बाद में आएंगे कॉलेज की तरफ से, तो उस टाइम इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। पहली बात तो आपको याद रखना है कि आपका जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आपका जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो। आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट और CUET PG का आपका स्कोर कार्ड। इसके अलावा क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी। अंडरटेकिंग कौन सी है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट और किसी कैटेगरी में अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। अब देखो, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा आपको रखना है, तो जो आपका SC का और ST का सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर 3 में दिया हुआ है। इसी तरह से OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एनेक्सर 3 में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए और सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का। ठीक उसी तरह से EWS का भी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ये आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। इसके अलावा 2 क्वेरी स्टूडेंट्स की और आती है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि अभी आपका लास्ट ईयर चल रहा है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आपको जब मिलेगा ना, जब आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा पिछले कॉलेज से, उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
तो उस केस में अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ये अंडरटेकिंग जो है, जो आपका ASPG वाला जो ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसमें ही आप जाओगे तो पेज नंबर 54 पे आपका अंडरटेकिंग मिल जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। इस अंडरटेकिंग को आप इसका प्रिंट लो, इसको फिल करो और इसको अपलोड कर दो। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो 31 अक्टूबर 2024 के पहले देना पड़ेगा, तो ही आपका एडमिशन जो है कन्फर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ये अंडरटेकिंग आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड उन्हीं स्टूडेंट्स को है जो ड्यू के बाहर के स्टूडेंट है, यानी कि आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है ड्यू के अलावा किसी और कॉलेज से की है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड है। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं तो ये आप अंडरटेकिंग डाल सकते हो। ये बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, एनरोलमेंट नंबर, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, किस सेंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ लिखोगे या फैकल्टी ऑफ लॉ लिखोगे और यहाँ पे प्रोग्राम में आप LLB लिख दोगे। नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है, अपना कोई भी एक ID जो होती है अपनी गवर्नमेंट ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक यहाँ पे नंबर फिल करना है, प्लेस और डेट यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ड्यू से ही कंप्लीट की है उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती। आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन में जो आपका पुराने कॉलेज का ID कार्ड था, जो जहाँ से भी आपने जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है उस कॉलेज का ID कार्ड आप अपलोड कर देना, तो वहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड नहीं होगी। आपको अगर ड्यू से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप कॉलेज का ID कार्ड अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपने इस साल ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आपको ये अंडरटेकिंग देखनी है, अंडरटेकिंग फॉर फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं है, आप 31 अक्टूबर 2024 के पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, उसके लिए अंडरटेकिंग है। ये सारा सेम डिटेल्स आपको फिल करनी है और यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है कि आप अपनी मार्कशीट या डिग्री जो है 31 अक्टूबर 2024 के पहले अपलोड कर दोगे या यूनिवर्सिटी को दिखा दोगे, उसके बाद ही आपका एडमिशन जो है कन्फर्म किया जाएगा। अगर उसके पहले आप नहीं दिखा पाते तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल किया जा सकता है। बाकी सेम डिटेल्स इसको आपको फिल करनी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्वेरी स्टूडेंट्स की आती है, तो देखो अभी सारा का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन चलेगा। जो आपका CSAS वाला पोर्टल है जहाँ से आप अभी रजिस्टर करोगे, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। जो यहाँ से आप न्यू रजिस्टर करोगे फिर लॉगिन करोगे, जैसे यहाँ पे लॉगिन पे जब आप जाओगे तो इस तरह से आप CUET का एप्लीकेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, उसके बाद आप कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन करोगे, तो यहीं से आपका सारा एडमिशन प्रोसीजर चलेगा। सारे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। पहले आपकी एलोकेशन लिस्ट आएगी, आपको कोई सीट मिलती है तो आप उस पर अप्लाई करोगे, आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट में क्वेरी आती है, कोई इशू आता है तो आपको ईमेल के जरिए और पोर्टल के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ये इशू है, इसको आप रिजॉल्व करो। उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगे तो आपकी फ़ी पेमेंट की लिंक जो है वहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका एडमिशन जो है उसमें हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट की फिजिकल वेरिफिकेशन है वो अभी नहीं होगी, वो कब होगा, जब आपकी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट होंगी। जब आप क्लासेस लेने जाओगे तो कॉलेज के द्वारा आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वो अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है वो ला के वेरीफाई करवा ले। तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उस समय आपको डॉक्यूमेंट जो है फिजिकली वेरीफाई करवाने हैं, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन ही वेरीफाई होंगे। इसके अलावा फॉर्म के अंदर आपको एक ABC ID का इशू आ सकता है कि वहाँ पे ABC ID मांगी जाएंगी, तो या तो आपने ABC ID अपनी पहले से बना रखी होंगी तो उसको आप वहाँ पे दे देना। अगर नहीं बनाइए तो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू क्रिएट ABC ID, उस पर जाके आप क्रिएट कर लो। 5-10 मिनट का काम है, उस ID को क्रिएट करके उसको आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे आप जाओगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ABC ID कैसे क्रिएट करनी है उसको आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए जितना मेरे समझ में आया वो सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज आती है तो मैं एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन से इशूज़ आ रहे हैं, वो सारे इशूज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अब देखो बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स जो होती है ना, जैसे किसी स्टूडेंट को अगर पता करना है कि ड्यू में किस कोर्स में किस सेंटर में कितनी सीट्स हैं, तो ये ड्यू का जो PG का जो प्रोस्पेक्टस है, एक प्रोस्पेक्टस तो ये हो गया आपका CSA पोर्टल वाला, एक ड्यू का PG का अलग प्रोस्पेक्टस है। वो कहाँ से आपको मिलेगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लो या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हो तो आप यहाँ पे आओगे एडमिशन वाले पोर्टल पे, PG एडमिशन सेक्शन में नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह का आप ये दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो सारे कोर्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे कि उस कोर्स में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस जो है पहले से डिसाइड कर लो, ताकि फॉर्म फिल करते टाइम आपको प्रेफरेंस में दिक्कत ना आए। जैसे मान लो आपको किसी LLB के लिए सर्च करना है तो यहाँ पे आप फाइंड में जाओगे, आप LLB सर्च करोगे तो आपको देखो यहाँ पे LLB का सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे कितनी सीट्स है
तो LLB में तो 3 सेंटर है, तीनों में बराबर सीट्स हैं, तो वो यहाँ पे दिख जाएंगी। इस तरह से मान लो आपको LLB में एडमिशन नहीं लेना, आपको MA इंग्लिश में एडमिशन लेना है, तो इंग्लिश आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देखो MA इंग्लिश आपको मिल जाएगा। इसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज मिल जाएगा कि हर डिपार्टमेंट में या हर कॉलेज में कितनी सीट्स यहाँ पे होती हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको ऐसा नहीं करना कि जो बाकी कॉलेजेस हैं उसमें मैं एडमिशन लूँगा नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो नॉर्थ कैंपस के बाकी कॉलेजेस जो हैं उसमें आप देखोगे तो सीट्स बहुत कम है, जैसे 2 सीट्स है, किसी में 1 सीट्स है। तो ऐसा ऐसा तो है नहीं कि 2 बच्चों की क्लास होगी। तो ये होता क्या है कि नॉर्थ कैंपस में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की जो क्लासेस होती हैं वो नॉर्थ कैंपस के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में होती हैं, जो कि आपकी आर्ट फैकल्टी के अंदर है। तो इनमें से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, आपकी क्लासेस जो है एक साथ ही होनी है। बस ये होगा कि आपका एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज का है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो बाकी जो नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज होंगे उसके जो क्लासेस होंगी वो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में ही होंगी। बस आपका एडमिशन जो है डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा कि आपका एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज का है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स है। इसके अलावा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यहाँ पे क्या है, तो देखो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। LLB के अंदर तो सारे एडमिशन आपके एंट्रेंस के बेसिस पे होंगे, उसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 कोई नहीं है। बाकी जो आपके कोर्सेज हैं, जैसे आपका MA इंग्लिश का हो गया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक 1A और दूसरा 2A। 1A का मतलब क्या है, आपने बैचलर डिग्री की हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से, DU के अलावा और किसी यूनिवर्सिटी से की हुई है, या फिर DU से की है लेकिन BA इंग्लिश ऑनर्स में नहीं की है, तो आप कैटेगरी 1 में आओगे। और अगर आपने DU से ही BA इंग्लिश ऑनर्स में अपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप कैटेगरी 2 में आओगे। इसमें फ़ायदा क्या है कि दोनों की सीट्स यहाँ पे इक्वल होती हैं, दोनों की 50-50% सीट्स होती हैं। तो अगर आप कैटेगरी 2 में आते हो तो आपके कम मार्क्स पे भी एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। LLB में ये नहीं होता। बाकी कोर्सेज में जिसमें DU के अंदर ही बैचलर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे वो कोर्स करवाया जाता है, उसका ऑनर्स कोर्स करवाया जाता है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल होता है जनरली। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए देखोगे तो यहाँ पे आप 1 मिनट MA पॉलिटिकल साइंस में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2 यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में कौन से स्टूडेंट आएंगे, जिन्होंने BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है DU से ही। और कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने DU के अलावा किसी और कॉलेज से या DU से ही BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अलावा किसी और कोर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप 1B के अंदर आओगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस में कितनी सीट्स है, साउथ कैंपस में कितनी सीट्स है, बाकी कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स है, वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। टोटल सीट्स अगर कैटेगरी 1 की बात करें तो 156 है, और कैटेगरी 2 की बात करें तो 155 है। बाकी अलग अलग कैटेगरीज के वाइज आप देख सकते हो कि ST की कितनी है, SC की कितनी है, OBC EWS की कितनी है, वो सारी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि जो सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं उनकी क्लासेस आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस में होंगी, जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं उसके साउथ कैंपस में होंगी। क्योंकि बाकी कॉलेजेस में आप देखो किसी में 4 सीट है, किसी में 5 सीट है, 5 बजे की क्लास थोड़ी होती है। वो आपके कहने के लिए आपको होगा कि आपका एडमिशन इस पर्टिकुलर कॉलेज का, क्लासेस आपकी एक जगह ही होती है। तो ये आपकी ये सारी डिटेल्स आप इस प्रोस्पेक्टस से देख सकते हो, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देख सकते हो। वो सारी कोर्सेज वाइज डिटेल आपकी इसके अंदर मिल जाएगी। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।